नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। एक अजीब सा सेटअप देख रहे होंगे दर्शकों। मैं आज अपने स्टूडियो में नहीं, आप सबको जैसा कि बताया था कि इस समय आपका प्रारब्ध जमीन नाप रहा है 42-43 डिग्री टेम्परेचर में। जरा घूम के चुनावी गर्मी का आकलन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 जब शुरू हुए तो शुरुआत से ये कहा गया कि साहब ये चुनाव कुछ गर्म नहीं है, माहौल नहीं बन रहा है, इससे ज़्यादा तो हल्ला गुल्ला प्रधानी के इलेक्शन में होता है। लेकिन मैंने अब तक जहां जहां घूमा है और जमीन जो कह रही है, वाकई ये चुनाव शांत है। लेकिन जहां हलचल होनी चाहिए यानी मतदाता के मन में, वहां हलचल पूरी तरह से बनी हुई है और वो हलचल अपने अपने मतदान केंद्रों में जाकर पहुंचकर इन उंगलियों से निकल रही है। एक जो बड़ा नैरेटिव जो मैंने डिकोड किया वो ये डिकोड किया कि जनता यानी मतदाता यथास्थिति बनाए रखना चाहता है, स्टेटस को मेंटेन रखना चाहता है। यानी 2014 के बाद 2019 में उसने यही किया, 2019 के बाद 2024 में भी उसका मन यही है। आज हम बैठे हुए हैं देवरिया लोकसभा सीट। जी हाँ, देवरिया लोकसभा सीट देवरिया के बारे में ऐतिहासिक धरती है। बिहार से इसकी सीमा लगती है। गलती से अगर एक कुशीनगर जिला नहीं होता तो सीधा बिहार से लगती है और मेरे ख्याल से सीधे भी बिहार से लगती है। यहाँ का एक सोनू घाट चौराहा है और मजे की बात यह है दर्शकों कि यहाँ बैठ के कम से कम 3 लोकसभा सीटों से मामला बनता है। ये मामला बनता है सलेमपुर लोकसभा सीट, उसके बाद बनता है देवरिया और उसी के साथ गोरखपुर की एक दूसरी सीट जो है जिसको बांसगांव लोकसभा सीट कहा जाता है, हालांकि वो रिजर्व सीट है, उसका भी एरिया यहीं से बनता है। अगला गांव हम किसी और लोकसभा सीट पर करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं देवरिया लोकसभा सीट पे। हमारे साथ कई सारे लोग बैठे हुए हैं और मुझे अभी बताया गया कि इनमें से कई सारे प्रधान लोग हैं। तो जनता के साथ भी बात कर रहे हैं हम और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ भी बात कर रहे हैं। जरा उनसे भी हालचाल लेंगे, ये 15वां वित्त आयोग में मोदी जी पैसे कितने दे रहे हैं, है ना, क्योंकि काम उसी से हो रहा है। मोदी जी अपने काम पर चुनाव लड़ते हैं। साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या नाम, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम पिंटू जायसवाल। उसको जरा हाथ, हाँ, पिंटू जायसवाल है। पिंटू, मुझे बताया गया सर आप कोई ओहदेदार हैं, कोई पद है आपके पास? जी, हम ब्लॉक प्रमुख हैं देवरिया सदर। यूपी वालों के बारे में और यहाँ के नेताओं के बारे में जो छवि है लोगों को कि ब्लॉक प्रमुख का मतलब ये मोटे मोटे बल्ले, 8-10 गाड़ियाँ, ये है भारतीय जनता पार्टी जी, से ताल्लुक रखते हैं। चलिए आप ये कह सकते हैं मैं बीजेपी वाले के साथ बैठा हूं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख साहब हैं, बहुत सारी अपने पूर्वाग्रह मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के बारे में और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में भ्रम दूर करने की आवश्यकता है। कितने हम्बल व्यक्ति हैं साहब, ये बताएं। अब आप तो पार्टी वाले हैं, पार्टी का ही बोलेंगे। नहीं, जो सही है वो बोलेंगे। जो सही है वो बोलेंगे। तो ये आपने अपने व्यवहार से सीखा है या आपकी पार्टी आपको सिखाती है कि जो सही है वही बोलो? व्यवहार से भी सीखे और हमारे पार्टी का भी यही आचरण है कि संस्कार में रहना है, संस्कारिक बन के रहना है। ठीक है। इस बार आपकी लोकसभा सीट यानी देवरिया लोकसभा सीट पे आपकी पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया। जी, रमापति जी यहाँ के सिटिंग सांसद, उनको टिकट नहीं मिला। हालांकि भारत अब जिनको टिकट मिला है वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं। जी, कैंडिडेट के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो इस समय वर्तमान कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है उससे बेहतर कैंडिडेट पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य किसी भी पार्टी के लोगों के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट IIT किया हुआ है, वो MBA किए हुए हैं फॉरेन कंट्री से। उसके बाद भी वह उत्तर प्रदेश में जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से पूरे देश में अपने NGO के माध्यम से सेवा का काम करते हैं। उनके अगर पुराने पैतृक बैकग्राउंड पे हम लोग जाएंगे तो उनके बाबा सूरत नारायण मणि जी IAS अधिकारी रहे, गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य रहे। उनके एक चाचा श्री निवास मणि त्रिपाठी जी गौरी बाजार से 2 बार लगातार विधायक रहे। उनके एक चाचा विलास मणि त्रिपाठी जी जब उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ उस समय वो उत्तर प्रदेश के DGP के पद पे थे। जब आपका कारगिल युद्ध हुआ तो इनके पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी लेफ्टिनेंट जनरल थे कारगिल युद्ध के समय। उसके बाद अटल जी के समय से लेके वो लगातार देवरिया के 2 बार सांसद भी रहे। तो उनका पारिवारिक बैकग्राउंड देखेंगे या शैक्षिक योग्यता या सोशल वर्क
तो उससे बेहतर अगर विपक्षियों के पास कोई कैंडिडेट हो तो बात करें। नहीं, आपने पूरे उत्तर प्रदेश में कह दिया। हाँ, विपक्षियों की। आपको पता है ना कि मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से मैं बनारस से लड़ते हैं। विपक्ष के कैंडिडेटों की बात। अच्छा, आपने अपोजिशन की बात की। हाँ, यहाँ भी पार्टी लाइन बना हुआ है आपका। अच्छा, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बारे में नहीं किया। अच्छा, एक सवाल, मैं जहाँ जहाँ भी घुमा हूँ, चाहे सोशल मीडिया देख लीजिए या लोगों की बातचीत में, लोग ये कहते हैं कि साहब ये चुनाव कैंडिडेट का है ही नहीं है। हाँ, ये चुनाव फिर है किसका? यह चुनाव राष्ट्रवाद का, विकास का चुनाव है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आतंकवाद और नेरेटिव इन लोगों का माइंड है। ये लोग केवल गरीबी का नारा देते थे और गरीबी हटाने की बात नहीं करते थे। ये गरीबों के ही हटाने की बात करते थे। आज के डेट में अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था अंत्योदय का, गांव के अंतिम पात्र व्यक्ति तक दिल्ली से आया हुआ वो लाभ पहुँचे, उसके लिए सरकार संघर्ष कर रही है और मोदी जी और योगी जी उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर, आप मजे हुए राजनीतिक आदमी हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक मिनट, आपने मुझे मतलब इतना ज्ञान दे दिया कि मुझे लग रहा है कि मैं बीजेपी की किसी रैली में बैठा हूँ। आप ये बताइए, आपने अपने कैंडिडेट के बारे में सीवी इतनी तगड़ी बताई जी, निश्चित है तो रूप से बताइए, अगर कोई एकेडमिक, गलत हो तो विपक्षी बता बिल्कुल दें। एकेडमिक है, सब कुछ है। एक चीज़ आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में 72,000 रुपये दे रहे थे सबको। इस बार जो है वो टकाटक करके 1 लाख रुपए दे रहे हैं। देखिए उनकी सरकार आने ही वाली नहीं है, तो वह किसी भी प्रकार का कोई भी वादा कर सकते हैं। अच्छा, 1,000 बेरोजगारी भत्ता का केवल बात किया था अखिलेश यादव जी ने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वो भी लगातार हमारे युवाओं को 1 साल तक नहीं दे पाए। तो ये लोग 8,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को कहाँ से देंगे? ठीक ठीक। अच्छा, मुझे बताया गया यहाँ आप ग्राम प्रधान जी, आइए हमारे साथ। जनता के साथ तो हम लगातार बात कर रहे हैं और जनता जैसे मिलेगी, हम भी जनता हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सारे वोटर ही हैं। आप ग्राम प्रधान जी हैं, आप हाथ में लेके इसको आराम से हाथ में ले लीजिए, माइक की तरह, कोई इशू नहीं। आप ग्राम प्रधान जी जी, कितने वोट से जीते थे? मैं तो 2 वोट से ही जीता था और काफ़ी संघर्षशील चुनाव था। तो इसका मतलब आपके काम करने वाले दिन भी काफ़ी संघर्ष के होंगे, क्योंकि 2 वोट से जिसको आपने हराया है तो वो तो बिल्कुल नाक से नाक लड़ा के खड़े रहते होंगे। हाँ, खड़े रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप भी तो नहीं भाजपाई हैं? नहीं, भाजपाई नहीं है। हम जो है निष्पक्ष है, न पक्ष है न विपक्ष है, निष्पक्ष है, एक आम जनप्रतिनिधि हैं। हाँ जी। तो ये बताइए, ईवीएम पे जाते हैं तो नोटा दबा के चले जाते हैं? निष्पक्षता का तो यही मतलब हुआ। नहीं, निष्पक्ष का मतलब ये है कि जहाँ विकास देखते हैं, जो मेरा प्रत्याशी उचित रहता है उसको देख करके उस पर जो है गणना करके हम जो है मतदान करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप अनुभवी हैं, आप वित्त आयोग मैनेज कर रहे हैं। मोदी जी जो पैसा दे रहे हैं, डबल इंजन कहते हैं योगी जी, उसमें भी योगी जी भी अपना बटुआ खाली कर रहे हैं जी। एकदम ईमानदारी से बताइएगा। एक बात कही जाती है कि अब गाँव को या पंचायतों को जो फंड आते हैं जिनसे कि डेवलपमेंटल काम होते हैं, उसकी कमी नहीं होने दी जा रही है। प्रैक्टिकली आप बताइएगा जरा। हाँ, उसकी कमी नहीं हो रही है। भरपूर जो है ग्राम पंचायतों को धन आवंटित हो रहे हैं और लगातार जो है इस सरकार द्वारा विकास कार्य जो है ग्राम पंचायतों में हो रहा है, चाहे वो मॉडल गांव के रूप में हो या जो है जो गरीब लोग हैं उनके आवास के रूप में हो या जो है खाद्यान्न वितरण के रूप में हो। लगातार वो जो है मैंने सरकार उस पर अपना काम कर रही है। आपके गांव में हर घर शौचालय? हाँ, हर घर शौचालय है। ODF है मेरा गांव। ODF है पूरी तरीके से? जी। कोई भी लोटा लेके नहीं घूमता? नहीं, लोटा लेके कोई नहीं घूमता है। अच्छा, ऐसे टहलने के लिए लोग गाँव निकलते हैं, वो अदर घर की क्या स्थिति? घर की भी स्थिति ठीक है। आवास जो है सरकार द्वारा मिला है। कुछ ऐसे पात्र लोग हैं जो नहीं अभी मिला है, उनका सूची बना करके उनको चिन्हित कर लिया गया है सरकार द्वारा। मुझे भी आशा है कि बहुत जल्द ही उनको भी आवास में दे दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, एक चीज़ का रोना बहुत रोया जाता है कि साहब ये सरकारी तंत्र जो होता है जिसमें सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, अब आप कितना खुल के बताएंगे ये तो आप ही समझेंगे।
पहले सरकारी तंत्र का एक असहयोग का रवैया होता था, ये जानी पहचानी बात है। काम को लटकाने का रवैया होता है, ये जानी पहचानी बात है। मोदी जी, योगी जी आपको ग्राम प्रधान के रूप में फंड पर्याप्त दे दें, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर एसोसिएट डिपार्टमेंट जितने हैं, अगर वो आपको सहयोग न करें और रोड़े अटकाएं, तो फिर आप वो तो पैसा रखा रह जाएगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको वापस करना पड़ जाएगा। सर, उस स्थिति में कितना सुधार हुआ है, आपको क्या लगता है? उस पे तो 100% का सुधार मुझे दिख रहा है। जो अफसर अपना ऑफिस छोड़ करके बाहर नहीं निकलते थे, आज इस कड़ाके की धूप में आप उनकी गाड़ियां दौड़ती हुई आपको दिख जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए दर्शकों, यहाँ आप कहते हैं ना कि मोदी जी ने शुरुआत किया था कि चाय पे चर्चा, तो हम लोग जो है वो संयोग बन गया, ये प्लान नहीं किया हम लोगों ने, ये भूजे पे चर्चा हो रही है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे भूजा नहीं, अरे भाई इसमें भूजा है, और देखिए कोल्ड ड्रिंक भी खुल गया। बहरहाल ब्लॉक प्रमुख जी ने व्यवस्था अच्छी कराई। आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल तर माहौल में बैठा हूँ, और पहली बार आउटडोर वीडियो करते समय काफ़ी तर माहौल में बैठा हूँ। आपके कैमरे के आमने सामने से लोग जो हैं कभी ठंडा कभी चने भूजे के लिए लपकते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा साहब, आप डर लग रहा है, अब यहाँ हर आदमी कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई ग्राम प्रधान है। आप साहब? मैं कोटेदार। आहा, ये लीजिए साहब, शोषक और शोषित होने वाला, पीड़ित और पीड़ा पहुंचाने वाला, सबके सब एक साथ बैठे हुए। इस बगल बैठे हैं ग्राम प्रधान साहब, यहाँ बैठे हैं कोटेदार साहब, वो तो रहे ब्लॉक प्रमुख है साहब। कोटेदार साहब, ये बताइए, मोदी जी ने तो बड़ा लंबा काम आप लोगों को पे लाद दिया है, इतने सारे लोगों को फ्री राशन, तो फ्री राशन का मतलब है कि भाई गल्ला पर्याप्त आ रहा है, फिर तौल तौल के लोगों को देना पड़ रहा है। हम लोगों को नया वेइंग मशीन भी मिला है, और वो जो कांटा और मशीन एक ही में जुड़ा रहेगा, जिससे कि जो पहले भ्रम फैलाया गया था कि चोरी करते हैं कोटेदार, वो भी अब ख़त्म हो गया है। उससे जनता को भी लाभ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जनता खुश भी है। मेरे ख्याल से पहला कोटेदार साहब हमने देखा है कि वो नई तौल वाली मशीन के आने से खुश हैं। जी बिल्कुल खुश हैं। मतलब हम लोगों पे जो दाग लगाया गया था वो तो ख़त्म हो गया हम लोगों के सिर से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जी कोटा सिस्टम पहले भी था, जी, चाहे गांव का प्राइमरी स्कूल हो, उसके लिए भी कोटा आप ही लोगों के पास आता है, ठीक है ना। कोई सरकारी आयोजन या इस तरह का, कई जगह ऐसा है कि मंदिर या ट्रस्ट जिसको कि सरकारी अनुदान प्राप्त है, उसका भी कोटा आप लोगों के यहाँ आता है। बहुत बार ऐसा होता है, हो सकता है आपके गांव में ना हो। जितनी धांधली की या भ्रष्टाचार की, कमतौली की, समय पर नहीं देने की, सही क्वांटिटी नहीं देने की, ये सब शिकायतें जितनी पहले आती थी, उन शिकायतों में एक कमी देखी जा रही है। इस कमी में मुझे एक चीज़ बताइएगा, जो वर्ग आपके पास राशन लेने आता है, जी, गांव के दबंग के पास अब राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है, वो अयोग्य है, यानी उसकी सीमा से बाहर है। निश्चित रूप से ज़रूरतमंद ही वो क्लास है जिसको अभी भी राशन कार्ड मिलता है और वहाँ से राशन मिलता है। जी, उनके एंड पर कितनी जागरूकता आई है? वो अपने हक के लिए वो कई बार पूछ देते कि नहीं, ए कोटेदार बाबू जी, 5 किलो कम कहाँ है बा, ये टाइप का सवाल। जी पहले आता था लेकिन अब नहीं है। मतलब क्या हो गया, रातों रात की सवाल बंद हो गया? क्योंकि अब डायरेक्ट उनके सामने तौला जा रहा है। मशीन में भी वो लोग देख रहे हैं, कांटे में भी देख रहे हैं, उनके सामने तौला जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लोग कहते हैं कि साहब ये फ्री राशन दे के इन्होंने फ्री बीज की बात की जाती है, कही जाती है कि खैरात दे रहे हैं। जी आपका राफ्ता रोज पड़ता होगा, हर महीने जब राशन आता है, जी, एक महीने में एक ही बार आता है कि 2 बार? अब एक बार आ रहा है। अब एक बार आता है। अच्छा, वो भी फ्री में। तो लोग आते हैं, लोगों के अंदर क्या भावना है? क्योंकि इस तरह के बड़े भ्रम फैलाए जाते हैं कि हे देखिए वो तो मोदी जी राशन देते हैं, फ्री का राशन सब ले आते हैं, उसको बेच के और दारू पी जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता बहुत खुश है इस समय, सब लोग खुश हैं, और मोदी जी को इस बार 400 के पार पहुंचाना भी चाहते हैं। अरे ये मोदी जी को कहने दीजिए। नहीं, जनता भी कह रही है, हम लोगों के सामने जब आती है तो कहती है ना। अच्छा जी, राहुल गांधी भैया का टकाटक 1 लाख। राहुल गांधी जी को सीधे लोग पप्पू बोल रहे हैं। सीधे पप्पू बोल रहे हैं? जी, पप्पू तो वही है, आलू एक तरफ से डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकालेंगे। व्हाट्सएप बहुत देखते हैं ये नहीं कोटेदार साहब जो है व्हाट्सएप बहुत देखते हैं। अच्छा साहब, एक चीज़ और बताइएगा जरा, चूंकि आपका मतलब जो है ना सरकारी कर्मचारियों से भी पड़ता है, जी, इंस्पेक्टर साहब से भी पड़ता होगा, इंस्पेक्टर राज
दर्शकों आप सबको पता है, तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर के साथ भी, सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ भी आपका राब्ता पड़ता है। जी। इन लोगों में कुछ सुधार है कि अभी भी वैसे ही हैं ऐसे नहीं, वाले? बहुत अच्छे। इस समय तो हम लोग जब से हम हुए हैं बहुत अच्छे से हम लोग के सप्लाई इंस्पेक्टर साहब हैं। अच्छा, जी, एकदम व्यवहार भी अच्छा है। लगता नहीं है कि हम लोग अपने साहब के साथ मिले हुए हैं, चाहे बैठे हैं उनके सामने। ये वाला वीडियो दिखा दीजिएगा जरूर उनको, जी। जिसमें आप तारीफ कर रहे हैं उनकी। हाँ, हो सकता है इसके बाद जो हम पूछें वहाँ से काट दीजिएगा। जी। अच्छा, ये बताइए, सेवा वगैरह अभी भी? कुछ नहीं, क्या बात कर रहे हैं सेवा हम लोग कभी दिए ही नहीं है। दर्शकों? ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। यकीन हो रहा है आपको? यकीन तो करना पड़ेगा। भाजपा सरकार है, सब कुछ मुमकिन है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं पिछले वाले गांव में, संघियों गांव में फंसा था और यहाँ भाजपाइयों के बीच में फंस गया हूँ। अच्छा, आप किसी और के साथ पूछते हैं। अरे आप अपना कोल्ड ड्रिंक खत्म कर रहे हैं, ऐसे कैसे? जब तक कोल्ड ड्रिंक है तब तक मैं आपसे एक सवाल पूछूं। सर, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? चंदन चौहान। चंदन चौहान। चंदन चौहान। आप भी सर जिला पंचायत सदस्य या कोई ग्राम प्रधान? पंचायत सदस्य। ले, आप हैं बीडीसी सदस्य। पहले तो ये बताइए, बीडीसी सदस्य का मतलब क्या होता है, उनकी भूमिका क्या होती है, करते क्या हैं? तो उनका कार्य होता है, जैसे उनके क्षेत्र में जो कार्य होते हैं, जैसे प्रधान जी जो कार्य करते हैं और प्रधान जी के माध्यम से कुछ काम नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए प्रधान जी मान लीजिए हमको पिच इंटरलॉकिंग कराना है, आरसीसी कराना है, तो प्रधान जी आरसीसी नहीं कराते हैं। वो हम लोग का जिम्मेवारी होता है कि प्रधान जी से बड़ा कार्य जो होता है वो हम लोग कराते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए 300 मीटर हो गया, तो प्रधान जी का फंड नहीं है, तो हम लोग प्रधान जी के माध्यम से, चाहे हम लोग सहयोग करके ब्लॉक प्रमुख देवरिया सदर प्रमुख जी के माध्यम से 300 मीटर 400 मीटर इंटरलॉकिंग करा देते हैं। ये बात है, पंचायत स्तर के जो विकास के काम हैं उसकी अगर हद बढ़ती है, यानी उनका साइज अगर बढ़ता है, तो वहाँ पर ये बीडीसी मेंबर्स होते हैं जिनके नेटवर्क, यानी जिनका की रास्ता जो होता है वो ब्लॉक प्रमुख से, यानी बड़ी पंचायत। तो ये एक तरीका है जहाँ से डेवलपमेंट वाले काम होते हैं। प्रधान जी ने तो अभी बड़ा अच्छा बताया, कोटेदार भैया भी हमारे गांव के हैं। ला, बड़ी समस्या है। तो फिर आपके गांव में भी सब चकाचक है? ये हमारे वो प्रधान है हमारे गांव के, ये बगल के प्रधान है, हमारे गांव के चमखट प्रधान है, हमारे नारायणपुर के प्रधान है। सब प्रधानी है, लोग इकट्ठा हो गए, तो हम आके जनता कहाँ पाए? एक साथ, जो भाजपा ऐसी पार्टी है सबको एक साथ लेके चलती है। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारा काम प्रधान से हुआ तो उनको प्रधान को जो होना नहीं पड़ेगा, बगल में प्रधान रहेंगे। प्रमुख को जो होना नहीं पड़ेगा, बगल में प्रमुख जी रहेंगे। सांसद जी को जो होना नहीं पड़ेगा, जैसे हम लोग मान लीजिए सांसद जी से काम लगे तो हम लोग प्रमुख जी के माध्यम से चले जाएंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे। तो पहले की सरकार में जो थे MLA MP थे, उन लोग के दर्शन नहीं होता था। अभी आपका जो उम्र है उसके पहले बीडीसी का कोई मतलब था, उस समय कोई पूछते थे बीडीसी मतलब क्या होता है, विधायक जी नहीं जानते थे बीडीसी मतलब क्या होता है। आज की डेट में MP से पूछेंगे बीडीसी तो बता देंगे बीडीसी फलाना गांव का बीडीसी है, चीने गांव का बीडीसी है। ये एक बात जो मुझे भी समझ में आई, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको समझाया है। मोदी एरा में एक चीज़ तो देखा जा रहा है कि जिस फ्लाईओवर को बनने में कभी 10 साल 8 साल लगा करते थे, वो बड़े कम समय में बन जाता है। एक्सप्रेसवे की बात हो तो बड़ा कम समय बन जाता है। इसकी बहुत, रेलवे के आप देख लीजिए, रेलवे के पुल जो हैं वो दशकों तक टंगे रह जाते थे, नहीं बन पाते थे। तो ये जो एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक साथ सिंक्रोनाइज करना, मुझे लगता है कि इसने विकास की गति को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। और आप बीडीसी मेंबर साहब उसी की बात कर रहे हैं कि हमको ज़रूरत पड़ती है तो प्रधान जी से बात कर लेते हैं, प्रधान जी के आगे वाला मामला हुआ तो उसको आगे ब्लॉक प्रमुख के जैसे मान लीजिए छोटा कार्य है, जैसे नाला बनाना है 50 मीटर 70 मीटर, तो प्रधान जी के माध्यम से तुरंत हो जाता है। जब मान लीजिए 400 मीटर है तो प्रधान जी का नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्षेत्र पंचायत प्रमुख जी से कहते हैं, तो प्रमुख जी के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, ये अचानक एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। मान लीजिए 10 साल से एक सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अब वो तीसरी बार चुनाव में है, योगी जी 7 साल के लगभग पूरा हो गया। तो प्रदेश में और देश में एक ही पार्टी की सरकार रहे, जिसको कि मोदी जी डबल इंजन वाली सरकार कहते हैं। एक काम करने वाले, क्योंकि आप लोग सारे लोग जिम्मेदार पदों पर हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, काम करने वाले जो लोग हैं उनको कितना फ़ायदा होता है कि दोनों जगह लखनऊ और दिल्ली एक ही सरकार हो?
लखनऊ और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार हो तो काम में कितनी आसानी महसूस हो? जैसे देखिए, हम अपने गांव के माध्यम से बता रहे हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए हम बीडीसी हैं, ठीक, हमारे अपोडी प्रधान जी हो जाएं तो हमारे गांव में काम नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखवाएं अपना काम, इंटरलॉकिंग हमारे दरवाजे तक, तो प्रधान जी ये सोचेंगे कि करा देंगे तो हमारा बदनामी हो जाएगा। अगर मान लीजिए राज्य ऊपर सरकार जो मोदी जी की सरकार है और नीचे राज्य में सरकार अन्य की होगी, जब ऊपर से योजना जब आएगी तो नीचे फैला मिलेगा ही नहीं, आपको मालूम नहीं होगा तो कैसे मालूम होगा? अगर मान लीजिए ब्लॉक से कोई काम हुआ, ब्लॉक से कोई काम गया प्रधान जी के माध्यम से, ठीक, और हम अपोजिट हैं प्रधान जी के, जैसे मान लीजिए हमारा प्रधान जी से अपोजिट चल रहा है, विरोधी हैं, वो हमको नहीं देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख रहे हैं, समझ गए, ठीक। और ब्लॉक से कुछ योजना जैसे शादी विवाह कार्यक्रम हो गया, कुछ भी काम हुआ, ठीक, तो प्रधान जी हमको न बताएं और हमको मालूम हो जाएगा तो सीटरी को ये विरोधी यही ऊपर और नीचे ये होता है डबल इंजन सरकार। और डबल इंजन में सरकार में ये फायदा होती है, जैसे मान लो ऊपर से काम आया, ठीक, मोदी जी ने काम दिया योगी जी को, तो दोनों मिल के एकदम काम में एक तरफा हो जाता है और ऊपर से नीचे तक सरकार होती है। भाई साहब, आपने जो इतना मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह हमको ये ज्ञान दिया, अभी इतना सारा बात बता दी, इस हिसाब से तो आप डबल इंजन वाली सरकार 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, तो इसका मतलब अखिलेश भैया और मायावती जी का पत्ता आप तब भी काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ 24 में तो मोदी जी आ जा रहे हैं। 22 में जो चुनाव हुआ उसमें अखिलेश भैया खत्म हो गए हैं और इस चुनाव में विपक्ष रहा ही नहीं जाएगा। देखिएगा अभी इन लोग का 80 सीट है ना उत्तर प्रदेश में, 5 सीट नहीं जीत पा रहे हैं लोग। अच्छा, हाँ देखिएगा हमारा 5 सीट ये बताइए, नहीं जीत पा रहे अभी। विपक्ष नहीं रहे, खत्म हो जाए, ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी चीज है? हमारा अच्छा ही बताइए, जनता बोली भोजपुरी बोली, भोजपुरी है दर्शकों। हाँ, अच्छा ये बताएं कि सरकार जैसे ऐसे जो जनता ही न चुन रही है वो, तो जनता सरकार से खुश है तभी न वोट दे रही है जनता। ये 100 बात की आपने एक बात बोल दिया। ईवीएम को दाता बताएंगे आप, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मार दिया, चुप रहो, चलो पप्पू वापस जाओ, सॉरी बबलू वापस जाओ, है ना? तो आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे, आप कोर्ट पर सवाल उठाएंगे, आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे, आप सेंट्रल एजेंसीज पर सवाल उठाएंगे, इस तरह की बातें आप करेंगे। और जनता जब इस तरीके से सच को वेरीफाई करके बैठी हुई है तो आप हमेशा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कई बार ऐसा लगता है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है दर्शकों कि विपक्ष इस देश का उसने एक गलत ट्रैक ले लिया हुआ है। आइए चलते हैं जरा किसी और सज्जन से बात करेंगे, उसके बाद यहाँ की नहीं मैं बांसगांव पे बाद में बात करूँगा। मैं बांसगांव वाले साहब हैं, बांसगांव हमारा जो है वो क्या कहते हैं गांव वाला लोकसभा सीट है, तो हम इनसे जरा अलग से बात करेंगे। आप साहब प्रधान जी, मैं आपके पास आऊँगा, आइए। अच्छा ये बताइए, हम इतने सारे लोगों के साथ, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के साथ हमने बात कर लिया, अब इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आप सारे लोग इन्फ्लुएंसर हैं, प्रभावशाली हैं। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं दर्शकों, इन सब लोगों के पास कम से कम, अब ब्लॉक प्रमुख साहब के पास तो हजारों वोट हैं, लेकिन एक जो निर्वाचित ग्राम प्रधान जी लोग हैं उनके पास भी हजारों में वोट है। तो आप कह सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये वो प्रभावशाली लोग हैं जो वोट गिरवाते हैं। अब जब यही ये माहौल है तो हमको लग रहा है कि गांव में जाके यथास्थिति और वस्तुस्थिति क्या हम पता करें। ये बताइए साहब, इतना माहौल आप लोग जब बनाए हुए हैं तो फिर जनता के बीच में आपके गांव में क्या माहौल होगा जब प्रधान जी खुद है मोदी की झंडा उठा के नाच रहे हैं? ये तो मोदी इतना काम किए हैं कि जनता के पूरे देश मोदी के नाम पर वोट दे रही है, तो हम लोग भाई देंगे। पूरी जनता, पूरी गांव के एक एक लोग के पास लाभ पहुंच रहा है डायरेक्ट मोदी से। पहले ज़माने में सरकारें 100 रुपये भेजती थी केंद्र सरकार, तो जनता के पास आती थी 1 रुपये। अब मोदी जी 100 रुपये भेज रहे हैं तो जनता के पास 100 का 100 आ रही है डायरेक्ट। बीच में जो चोर चिकार थे सब भाग गए। भाई जनता तो वोट देगी ही मोदी को, क्यों नहीं देगी? अच्छा दर्शकों, आपने चिकार शब्द दूसरी बार मेरे वीडियो में सुना होगा। पिछले गांव में जब थे वहीं आपको बता दिया था कि चोरी चकारी आया था, और यहाँ चोर और चिकार, तो वहाँ सर्वनाम और यहाँ सीधे संज्ञा आ गया। अच्छा प्रधान जी ये बताइए,
आप कह रहे हैं कि अब सीधे मोदी जी उठाते हैं हाँ, और बेनिफिट पहुंचा देते हैं। जनता के खाते में। सर हम भी गांव वाले हैं, जी हमको भी सब याद है। जी। मनरेगा वाला कार्ड प्रधान जी का अपने पास जमा कराना, हाँ। शौचालय आ रहा है तो उससे पहले प्रधान जी से मिल लेना, कष्ट तो होता होगा। नहीं कुछ। नहीं, हो गया जमाना, वो जमाना गया। मनरेगा का पैसा डायरेक्ट उसके खाते में आएगा। पहले मनरेगा कागज़ में चलती थी, अब मनरेगा धरातल पे चल रही है। इसलिए कि मोदी जी ने जो अटेंडेंस वाली है, हाँ। पहले अब ऑनलाइन हाजिरी चल रही है, और एक बार सुबह हाजिरी चलेगी, एक बार दोपहर में हाजिरी चलेगी, उसके बाद शाम को अपलोड होगा, तब मजदूर के खाते में पैसा आएंगे। और वो ज़माना ख़त्म हो गया कि कागज़ में आप मस्टोल भरते रहिए और पेमेंट कराते रहिए। और आप शौचालय कर रहे, शौचालय लाभार्थी के खाते में जा रहा है, प्रधान के हाथ में नहीं जा रहा है। पहले 6,000 लाभार्थी के पास जाएगा, लाभार्थी जब 50% काम कर देगा तो उसके बाद 6,000 जाएगा कि वो 100% काम कर ले। दर्शकों, ब्लॉक प्रमुख साहब, कई सारे ग्राम प्रधान जी, एक कोटेदार साहब भी मिले, बीडीसी मेंबर भी मिले। ये वो लोग हैं जो समाज द्वारा चुने जाते हैं। और अगर इनकी सोच, और आप देखिए सब कामकाज हैं, आप ये गांव वालों से बैलेट पेपर से जीते हैं। तो चलिए भैया, ईवीएम से भी जीत रहे हैं, बैलेट पेपर से भी जीत रहे हैं, ये बीडीसी वाले भैया हैं। तो बैलेट पेपर से भी अगर चुनाव आप करवा लीजिएगा तो मामला इसी तरह से निकलेगा जहां ये मोदी वक्त बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के मैं जो कहना चाह रहा था दर्शकों, आज की ये बातचीत जो सोनू घाट, जहां देवरिया लोकसभा सीट है, जो काम करते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सिस्टम के हिस्सा हैं, उनको इतना बदलाव दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों का वर्ग हो, चाहे चुने हुए प्रतिनिधियों का वर्ग हो, चाहे कोटेदार जैसे सामंजस्य वाले लोग हों जो कि सप्लाई बहाल कराते हैं, जिसको आप कह सकते हैं वो वाली चैन है, ये सारे लोग यह मान रहे हैं कि व्यवस्था सुधरी है, यह भी मान रहे हैं कि सरकारी सिस्टम काफ़ी बदला है, और ये भी मान रहे हैं कि गांव तक पैसा सीधे पहुंच रहा है। और इसी के साथ साथ जो सबसे अच्छी बात देखने में आई, मैंने पूरे देने की कोशिश की कि प्रधान जी थोड़ा दर्द तो होता होगा, कोटेदार भैया को भी हमने हल्का सा कोचने की कोशिश की, लेकिन साहब ढाक के 3 पात, मेरा भड़काना कहीं काम नहीं आया। ज़मीन पर वही है जो सच बोल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि काम करके जनता के बीच में देने वाले खुद संतुष्ट हैं, और उन्हें अच्छा लग रहा है कि एक करप्शन फ्री, एक लेट लतीफ़ी फ्री, एक बिना किसी जाति देखे, धर्म देखे, मजहब देखे, इस तरह का जो काम हो रहा है, दरअसल यही वो काम है जिसने नरेंद्र मोदी को 2014 में इतना बड़ा मैंडेट दिया, 2019 में उस मैंडेट को बढ़ा के दिया, और 2024 का चुनाव मुझे ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये सब लोग यथास्थिति बहाल रखना चाहते हैं, यानी जो है वो चलता रहे। ये हाल हवाल है देवरिया लोकसभा सीट सोनू घाट चौराहे से आप सभी के लिए। तो इसी तरह से अगला वीडियो किसी और गांव से, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत बहुत समय दिया, और इतना सारा भूजा, तो दर्शकों हमारा भूजा अभी बचा हुआ है, अब मैं कैमरे के पीछे खाऊंगा, और कोल्ड ड्रिंक भी बची हुई है। वीडियो कोई घर वाला ना देखे, मैं शुगर के बावजूद भी आज कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। तो मिलते हैं किसी और गांव में, और इसी के साथ ऑनिस को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय।